रोल नंबर 30। कहाँ है आपकी असाइनमेंट? आरव की धाड़ पर पूरी क्लास की नज़रें पिछली सीट पर घूंघट में बैठी अनन्या की तरफ उठीं तो वह नज़रें झुका गई। सॉरी सर, कल मेरा विवाह था। इस मासूम ने अपने विवाह के दिन भी पूरे घर का काम किया था, तभी उसके हाथ मेहंदी से खाली थे। वो जो बचपन से सुमित्रा देवी के अत्याचार सह रही थी, शादी के बाद उनके जल्लाद बेटे के हाथ चढ़ने वाली थी। तभी चेहरे पर खुशी की बजाय थकान और गहरी उदासी थी। नाइस जोक मिस अनन्या। लगता तो नहीं आपका विवाह हुआ है। आई गेस एग्ज़ाम्स में फ़ेल होने पर आप कहेंगी आपका बच्चा हुआ है। वह तंजिया हंसा। आप पूरे 40 मिनट खड़ी रहेंगी। अनन्या उसके हुक्म पर खड़ी हो गई, मगर अगले ही लम्हे चकरा कर बेहोश हो गई। क्या आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि पिछले 1 महीने में आपकी कितनी छुट्टियां हैं, कितने काम नामुकम्मल हैं आपके? आरव की धाड़ कक्षा में गूंज रही थी, जबकि आखिरी सीट पर बैठी हुई अनन्या थर थर काँप रही थी। वो लाल आंखों से घूरते हुए उसकी नाकाबिलियत का एहसास दिला रहा था और वो बमुश्किल खुद को रोके हुए थी। तमाम लड़कियां पलट पलट कर उसका चेहरा देख रही थी। कुछ लड़कियां जो उससे मुकाबला रखती थीं, उनकी आंखों में एक अजीब सा हसद था, जबकि कुछ की आंखों में शरारत। जबकि नज़रें झुकाए वो अपने थर थर काँपते हुए हाथों को बमुश्किल एक दूसरे में पकड़े हुए थी। आरव कदम कदम चलता हुआ उसके करीब आ रहा था। आप क्लास की एक बेहतरीन छात्र हैं, लेकिन क्या मैं ये वजह जान सकता हूँ? अपनी पीठ पर हाथ बांधे हुए बड़ी तेज़ नज़रों से उससे घूर रहा था। चेहरे पर संजीदा तासुरात थे और आंखों से उबलता हुआ गुस्सा जो उसकी शख्सियत का खासा था। अनन्या ने लरसती हुई पलकों को उठाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम समझा। एक नज़र पलकें उठाकर उसने मुकाबिल को देखा। वो मुकम्मल तौर पर घूंघट में लिपटी हुई थी, बस सुनहरी आंखों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। घूंघट का कपड़ा भुआओं तक और नीचे से आंखों के किनारों तक ढांपे हुए था, और हमेशा ही तो वैसा होता। जब तक वो आरिफ की तरफ नज़रें उठाकर देखती, न जाने वो क्यों उसकी आंखों को देखता रह जाता, जिनमें शनासाई की रमक थी, जिनमें एक अजीब एहसास होता जो उससे ठहर जाने पर मजबूर करता। लेकिन तब तक ही वो लंबी लरसती हुई पलकें उन आंखों पर साया फगन हो गईं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आप जवाब देना पसंद करेंगी? इस बार वो दहाड़ा तो लहजा पहले से ज़्यादा कड़क था। सर, दरअसल वो सर, उसका लहजा लड़खड़ा रहा था। आरिफ ने पहली बार उससे लड़खड़ाते हुए सुना, वरना वो हमेशा ही बेहद मजबूत लहजे में बात करती। ये लहजे की लड़खड़ाहट उसे एक बार फिर किसी सन्नाटा आवाज़ से करीब खींच कर ले गई। मेरा विवाह था, इसीलिए। अपनी आंखों को बंद करते हुए उसने जल्दी जल्दी में कह दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जान छुड़वाने के लिए जो कुछ ज़ुबान पर आया है वो कह दिया है। आरिफ के साथ साथ क्लास में दबी दबी मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। एक तंजिया मुस्कुराहट को लबों में दबाकर वो चमकती हुई नज़रों से उससे देख रहा था। आपका विवाह था। उसके हाथ और आंखें बेइख्तियार उसके हाथों पर जा उठी, जिन्हें आस्तीनों ने आधा ढांप रखा था। आपने पागल समझ रखा है मुझे। आपका विवाह था, कहीं से आप लग रही हैं विवाह की दुल्हन, या फिर ज़बरदस्ती आपको पकड़कर विवाह के कागज़ों पर दस्तखत करवा दिए गए? यह शदीद गुस्से का असर था कि वो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रहा था, वरना लड़कियों से इतनी बात करना वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझता था। आम मामलों को तो वो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया करता था, बस उनके लिए एक बार वार्निंग देना ही काफ़ी होता था। लेकिन ये लड़की उससे मुसलसल गुस्सा दिला रही थी। मुझे लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगी। इससे पहले कि मैं आपके संरक्षक से बात करूं, सज़ा तो बनती है आपके लिए। सामने खड़ी हुई लड़की ने बमुश्किल अपने होठों को दांतों में दबाकर खुद को रोने से बाज रखा। अब वो पलटकर दोबारा दूर जा रहा था और अनन्या बैठने लगी, लेकिन उससे पहले ही आरिफ की काटदार आवाज़ उसकी समाअतों से टकराई। आप पूरे 40 मिनट खड़ी रहेंगी, यह आपकी सज़ा है, ताकि अगली बार आपकी हर असाइनमेंट मुकम्मल हो। वह मुश्किल अपनी कांपती हुई टांगों को संभाल कर वो खड़ी रही और आरिफ दूसरे बच्चों की जानिब मुतवज्जे हो गया। उसकी शख्सियत का असर था कि आम तौर पर लड़कियां उसकी क्लास को बड़ी खुशी से अटेंड किया करती थीं, लेकिन जब कभी वो गुस्से में होता या किसी एक पर गुस्सा निकलता तो बाकी स्टूडेंट्स का भी सहम जाना बनता था। पूरी क्लास में केंद्रीय ध्यान बनकर सबके दरमियान खड़ा होना उसे जितना मुहाल लग रहा था,
आज से पहले उसने कभी भी खुद को इतना मुश्किल में नहीं पाया। उसकी टांगें थर थर काँप रही थीं। पास बैठी हुई नेहा ने उसका बाजू पकड़कर सहारा दिया। वो बार बार सर उठाकर उसे देख रही थी, जबकि अनन्या ने अपने बाजू छुड़वाते हुए डेस्क का सहारा लिया। तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे उसे खड़े हुए और उस शख्स को किसी भी सूरत रहम नहीं आ रहा था। उसके वजूद में आहिस्ता आहिस्ता बुखार की तपिश अभी भी मौजूद थी, जो शायद बढ़ती जा रही थी। कुछ शरारत पसंद लड़कियां पलट पलट कर उसे देखती और करीब बैठी लड़कियों की सरगोशियां भी वाज़े सुनाई देती। अजीब से एहसास के तहत उसके चेहरे की रंगत भी लाल हो गई। अपनी आंखों में झलमलाते हुए आंसुओं का गला घोंट कर वो सहमी खड़ी रही। न जाने कितनी देर बाद जब अचानक उसे यूं लगा जैसे कोई उसे पकड़कर झंझोड़ रहा है। उसका सर बुरी तरह घूम रहा था, सांसें अटकने लगीं, दिल तेज़ धड़क रहा था और कुछ ही देर के बाद वो ऊंधे मुँह जा गिरी। धड़ाम की आवाज़ से सब ने पलट कर देखा। पास बैठी हुई नेहा ने बेख्तियार अपनी चीख को मुंह पर हाथ रखकर रोका और वो शख्स जो पढ़ाने में मसरूफ़ था उसने भी सर उठाकर देखा और अगले ही लम्हे पुस्तक रखते हुए वो जल्दी से उसकी जानिब लपका। पास खड़ी हुई लड़कियां उसके गिर्द घेरा बनाने लगी थीं। तभी उसकी सख्त आवाज़ पर सब लोग पीछे हटते चले गए। वो मुंह के बल गिरी हुई थी। आरव को अंदाज़ा नहीं था कि उसकी तबीयत ख़राब है। वो उसे अपनी जानिब से पनिशमेंट देकर दूसरी जानिब मुतवज्जो हो गया, लेकिन इस वक्त उसकी अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। उसने जल्दी से लपक कर उसे संभालते हुए सीधा किया। वो अभी तक घूंघट में थी, आंखें बंद थीं, जबकि वजूह ऐसे बेजान। बाहर खबर शायद प्रशासन तक भी पहुंच गई थी। लड़कियों में एक हंगामा बर्पा हो गया था। सब लोग बात को थोड़ा बढ़ा रहे थे। सर आरव की पनिशमेंट की वजह से स्टूडेंट बेहोश हो गई। वो पहले भी अपने गुस्से की वजह से जाना जाता था। पहले भी प्रशासन कितनी बार वार्न कर चुकी थी कि वो बार बार इतने गुस्से में ना आया करें। स्टूडेंट्स उसकी मजबूरी से घबराने लगे और अब इस लड़की ने गिरकर उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। दांतों को पीस कर उसे सीधा करते हुए वो अजीब सी कशमकश का शिकार हुआ। तभी प्रिंसिपल के साथ 2 महिला अध्यापिकाएं भी अंदर दाखिल हुईं। महिला अध्यापिकाओं को अंदर आता हुआ देखकर उसे छोड़ते हुए वो 2 कदम पीछे हटा। ये क्या किया आपने मिस्टर आरव? प्रिंसिपल अश्वानी शर्मा की सख्त आवाज़ और सख्त नज़रों के असर को इग्नोर करते हुए वो मुतवातिर उसकी जानिब देख रहा था। आप अभी और इसी वक्त मेरे केबिन में आइए और इस लड़की को होश में लाने की कोशिश कीजिए। आरव को हुक्म देते हुए प्रिंसिपल पलट गईं, जबकि शर्मा मैम और सुनीता मैम उसे सहारा देकर स्टाफ रूम की जानिब लेकर जा रही थीं। आरव ने एक आखिरी बार पलटकर उसे देखा। घूंघट का कोना ज़रा सा सरक हुआ था। वो बस उसका चेहरा सरसरी तौर पर देख पाया, लेकिन कुछ था जिसने उसे करंट खाकर पलटने पर मजबूर कर दिया। हैरत और बेयकीनी से वो पलटा। वो चेहरा, भला इस चेहरे को वो कैसे भूल सकता था? उसके चेहरे के तासुरात इतने साकित हो चुके थे कि वो सांस लेना भी भूल गया। वो अब अध्यापिकाओं के सहारे दूर जा रही थी, लेकिन वो अभी तक हैरत और बेयकीनी से खड़ा उसकी पीठ को घूर रहा था। मीरा। उसके होंठों ने हल्की सी सरगोशी की। वो चेहरा हरगिज़ नहीं भूल सकता था। ये चेहरा मीरा वर्मा का चेहरा था। वो चेहरा जो उसकी पहुंच में थी, लेकिन यहाँ कैसे? आसपास न जाने कितने सवाल, उलझने और हंगामे बिखरे हुए थे। उन सब से दूर होकर सर झटकते हुए वो एक बार प्रिंसिपल केबिन की जानिब बढ़ा। इस वक्त उसे उनके गुस्से का सामना करना था और उसके बाद ही वो कुछ सोच सकता था कि ये लड़की कौन थी। लेकिन उसे पूरा यकीन था ये लड़की मीरा है। इस चेहरे को वो कभी भी भूल नहीं सकता और 2 चेहरे कभी भी इस हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हो सकते, हरगिज़ नहीं। ये क्या तरीका है आपका मिस्टर आरव? इस कॉलेज को ज्वाइन किए हुए आपको 3 महीने हो चुके हैं और 3 महीनों में आपकी 10 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। व्हाट इज़ दिस टाइप ऑफ बिहेवियर मैन? प्रिंसिपल अश्वानी शर्मा शदीद गुस्से में थी। उनके कॉलेज का एक नाम था और इस प्रतिष्ठा को संभाल कर रखने में उन्होंने सालों लगा दिए थे। बिला शक वो उनके कॉलेज का एक बेहतरीन अध्यापक था, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि वो महिला छात्राओं पर अपना रोब झाड़ता या फिर इस हद तक चला जाता कि स्टूडेंट्स को बेहोश होना पड़ता। मैंने बस एक नॉर्मल सी बात की थी, एक छोटी सी पनिशमेंट। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस लड़की की तबीयत पहले से ख़राब है। एक तो वो मानसिक कशमकश से गुज़र रहा था, उसके दिमाग में बार बार उस लड़की के चेहरे के नक्श घूम रहे थे, और दूसरा अश्वानी शर्मा की बातें। वो शदीद परेशान हुआ। अक्ताहट का शिकार होते हुए उसका दिल चाह रहा था कि वो
यहाँ से बाहर निकल जाए, भाग जाए, लेकिन कम से कम ये लेक्चर उससे ना सुनना पड़े। दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग आरव। अगर आज के बाद कुछ भी ऐसा हुआ तो बहुत खेद के साथ मुझे आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। एक मध्यम वर्ग परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का, जिसने बड़ी मुश्किल के बाद अपने लेवल की कोई नौकरी तलाश की थी, बढ़ते हुए खर्च, अपनी माँ की जानिब से दिए जाने वाला प्रेशर, वो कभी किसी सूरत में भी इस नौकरी से हाथ नहीं धो सकता था। वो एक दोस्त के पिताजी की सिफारिश से मिली थी। इस लड़की की वजह से उसे न जाने कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हालांकि उसने कुछ ऐसा नहीं किया था। अपने दांतों को पीस कर वो बाहर निकला। इस वक्त वो शदीद गुस्से और दबाव की लपेट में था, इसीलिए उसके कदम स्टाफ रूम की जानिब मुड़ गए। स्टाफ रूम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक जानिब महिला अध्यापिकाएं और दूसरी जानिब पुरुष अध्यापक मौजूद होते। सोफ़े पर बैठते हुए उसने सोफ़े की पीठ से टेक लगा ली, जबकि दूसरी जानिब से आने वाली आवाज़ें बिल्कुल वाज़ेह थीं। यूँ लग रहा था जैसे बच्ची बहुत स्ट्रेस में है। सर आरव का ख्याल करना चाहिए। एक दूसरे के कान के करीब झुकते हुए महिला अध्यापिकाएं उसकी ज़ात पर चर्चा कर रही थीं, जो उसके लिए बिल्कुल बेअसर था। वो आंखें बंद किए यूं ही लेटा रहा। शुक्र है चेहरे पर कोई भी चोट नहीं आई। हाथ पर चोट लगी है, इसीलिए उन्हें पट्टी करवाने के लिए भेजा गया है। इसके बाद घर भेज दिया जाएगा, टीचर सुनीता दूसरी टीचर्स को बता रही थी, और उसने आहिस्ता से आंखें खोलीं और एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपना मोबाइल निकाला। एक बार फिर उस लड़की का चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था। वो नहीं जानता था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उस लड़की का चेहरा हूबहू मीरा से कैसे मिलता है। वो मीरा जो उसकी पत्नी है, जिसके साथ सिर्फ 2 हफ्ते पहले उसका विवाह हुआ है, जिसकी सूरत, उसके सारे नक्श उससे अजबर हैं। उस वक्त मीरा का यहाँ होना संभव ही नहीं। कैसी हैं आप माँ? सुमित्रा देवी से हालचाल पूछते हुए भी वो मुकम्मल तौर पर उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। जल्द से जल्द वो मुद्दे की बात पर आना चाहता था, जबकि सुमित्रा देवी उसे दिन भर के कामों की रूटीन बताने लगी और फिर उसकी पसंदीदा चीज़ के बारे में, ताकि वो उसके आने से पहले बना सके। लेकिन उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उसने वही पूछा जिसके लिए उसने कॉल किया था। मीरा कहाँ है? उसके सवाल पर दूसरी तरफ कुछ देर के लिए खामोशी छा गई, और फिर बिल्कुल नॉर्मल सी आवाज़ में सुमित्रा देवी ने मीरा को आवाज़ दी। वो हैरत और बेयकीनी का शिकार बैठा रह गया। दूसरी तरफ मोबाइल से आवाज़ें उसकी समाअतों से टकरा रही थी। सुमित्रा देवी मीरा को आवाज़ देते हुए पूछ रही थी कि वो अभी तक बिज़ी है या फ्री हो चुकी है, और फिर उन्होंने उसी अंदाज में उसे इन्फॉर्म किया। रसोई में खड़ी है, कुछ बर्तन थे तो कहने लगी, चाची जी मैं धो देती हूँ। बात करनी है तुम्हें? नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। विवाह के बाद वो बहुत सावधान हो गया था। वो जिस परिवार से बिलोंग करता था, वहाँ इस बात को बहुत गलत समझा जाता था कि एक दूसरे से जुड़ने के बाद लड़का और लड़की शादी से पहले एक दूसरे के बेवजह करीब आएँ या एक दूसरे से बातें करते फिरें। इसीलिए उस वक्त सिर्फ शर्मिंदगी का शिकार होकर उसने इनकार कर दिया। लेकिन ये बात उसके दिमाग में अटक कर रह गई। मीरा अपने घर पर मौजूद थी, उसने खुद इन्फॉर्म कर लिया था, जबकि ये आखिर था क्या? अपने बालों को मुट्ठी में दबोचते हुए वो सर झुकाकर न जाने कितनी देर बैठा रहा। कुछ था जो बहुत अजीब था, कुछ ऐसा जिसका सुराग लगाना हर सूरत ज़रूरी था उसके लिए। मामूल के मुताबिक घर जाते ही अपनी माँ को प्रणाम करके वो कमरे में चला गया। खाना यहीं खा लिया जाता, इसीलिए उसे खाने की इतनी तलब नहीं होती। ये थकान कुछ ज़्यादा ही थी, इसीलिए फ़्रेश होकर वो सोने के लिए लेट गया, और मामूल के मुताबिक जिस वक्त वो नींद से बेदार हुआ उसी वक्त उसे चाय की तलब होती, और मीरा हमेशा उसके लिए उसके कमरे में चाय बना कर ले आती। सिर्फ चंद लम्हों के लिए ही सही, कुछ खुशगवार सरगोशियाँ और नज़रों का तबादला होता, और फिर उसी मुस्कुराहट के साथ वो कमरे से निकल जाती। मीरा उसके चाचा की बेटी थी। चाचा के घर के हालात ज़्यादा ही बेहतर नहीं थे। मीरा उनकी इकलौती बेटी थी, और जब से चाचा को पैरालिसिस का अटैक हुआ था तब से ही उस घर की जिम्मेदारियां भी उस पर आ पड़ी। कभी कभार राशन डलवा देना, मीरा की किसी न किसी ज़रूरत का ख्याल रखना, ये सारी बातें उसकी ज़िम्मेदारी थी, और कुछ खर्चे चाचा जी की पेंशन से पूरे हो जाते।
इसीलिए मीरा ज़्यादातर उनके घर ही रहा करती। यूँ तो उसकी अपनी बहन रिया भी थी, लेकिन रिया उम्र में छोटी थी। उसकी उम्र तकरीबन 13 साल थी और वो स्कूल में पढ़ती। अब 13 साल की बच्ची कितना कामकाज कर लेगी, इसलिए सुमित्रा देवी ने उसे मुकम्मल आज़ादी दे रखी थी और उस घर के आधे से ज़्यादा मामले मीरा ने ही संभाल रखे थे। इसलिए वो अपने घर से ज़्यादा उनके घर में पाई जाती और अब इस चीज़ का वो आदी हो चुका था। तकरीबन 2 हफ्ते पहले मीरा और उसका विवाह कर दिया गया। वैसे तो बचपन से वो दोनों एक दूसरे का नाम एक साथ सुनते आए थे। पिताजी की मौजूदगी में ही उसे मीरा से जोड़ दिया गया था। वो दोनों एक दूसरे के नाम थे, एक दूसरे से संबंधित थे और आम तौर पर जब दो लोग शुरू से ही एक दूसरे के नाम अपने आसपास घूमते हुए सुने तो दिल एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और शायद वही वजह थी कि वो भी एक दूसरे को मीठी निगाहों से देखते, एक दूसरे का नाम लेने पर शर्मा जाते। यह एहसास दिल फरेब था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के प्रेम का शिकार हो चुके थे। वही प्रेम जो बड़ी जानलेवा चीज़ है। उसे गौरवान और गहरी काली आंखों वाली मीरा से प्रेम था। चाहे धुआंधार प्रेम ना सही, लेकिन बहुत आकर्षण वाला प्रेम जो उसे बार बार मीरा के करीब खींच कर ले जाता। शाम के करीब ही वो सोकर उठा। सुमित्रा देवी को उसके उठने का वक्त पता था, इसीलिए वो अपने कमरे में ही रहा। थोड़ा काम था, उसे पूरा करने का इरादा करते हुए और चाय का इंतज़ार करते हुए। उसे पता था अभी कुछ देर में मीरा आएगी। वो एक बार उसके चेहरे को देखते हुए उसे ज़रूर पूछेगा कि कॉलेज में मौजूद लड़की उसकी शक्ल से इतनी मिलती जुलती क्यों है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह थी कि उस रोज़ मीरा उसके कमरे में नहीं आई, बल्कि मीरा की बजाय उसकी माँ खुद चाय लेकर आई। उसने सर उठाकर हैरत से अपनी माँ को देखा। आज आप चाय लेकर आई हैं? वो बेयकीनी से उनका चेहरा देख रहा था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि इस वक्त की चाय मीरा के अलावा कोई और लेकर आए, लेकिन आज कम से कम ये बात उसे शक में मुब्तला कर रही थी। सुमित्रा देवी नरमी से मुस्कुराते हुए उसके करीब बैठ गईं। क्यों, मैं नहीं ला सकती थी? उन्होंने बात को थोड़ा सा मजाक में बदलते हुए मुस्कुरा कर उसे देखा। नहीं माँ, हर रोज़ मीरा लेकर आती है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। कागज़ों को तरीके से रखते हुए उसने गर्दन मोड़कर उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। अच्छा, यानी अब पत्नी के हाथों की इतनी आदत हो चुकी है कि माँ को भूल गए। वही शिकवा जो उनकी शख्सियत का खासा था। कम से कम वो अपना बेटा किसी के साथ नहीं बांट सकती थी और ये बात वो भी बहुत अच्छी तरह जानता था। इसीलिए सारी बातों को पीछे छोड़ते हुए उन्हें अपने साथ लगा लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी माँ के हाथ का स्वार्थ और उनके प्रेम की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन पत्नी की भी तो जगह होती है ना। बहुत प्रेम से उन्हें अपने साथ लगाते हुए वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन दिमाग में जो कश्मकश चल रही थी वो बहुत अजीब थी, बहुत अजीब। फिर सुमित्रा देवी उसके चाय पीने के दौरान उसे सारा दिन घर की रूटीन बताती रही, जिसमें इस बार मीरा का जिक्र किया गया। उनकी बातों और उनके चेहरे पर फैले हुए संतुष्ट भाव को देखकर उसे भी सर झटकना पड़ा। वो खामखा ज़्यादा सोच रहा था, या फिर मीरा उसके दिमाग पर इस कदर हावी हो गई थी कि वो उसे दूसरी लड़कियों में भी दिखाई देने लगी थी। एक धुंधली सी मुस्कुराहट के साथ सर झुकाते हुए उसने अपनी तमाम सोचों को खारिज कर दिया, और शायद यही उसके हक में बेहतर था। उनका और चाचा जी का घर आपस में जुड़े हुए थे। शाम का वक्त खुशगवार था। उसने मीरा को अपने घर में नहीं देखा था, लेकिन फिर भी मौसम इतना सुहाना था कि वो बहुत आराम से मुस्कुराते हुए छत पर चला आया। ठंडी हवा उसके शरीर से टकराई। रात के साए गहरे होते जा रहे थे। उसने खाना खा लिया था, अब बस कुछ देर अपने साथ गुजार कर वो सोने वाला था। इस इलाके में उसका एक ही दोस्त था, अभय, जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं था, वरना यह वक्त तो वो ज़्यादातर अभय के साथ ही गुजारता। नामहसूस तरीके से उसके चेहरे का रुख चाचा के घर की तरफ चला गया, जहाँ से उनका आंगन बिल्कुल साफ दिखता था। कुछ देर वो वहीं खड़ा देखता रहा।
हाथ पॉकेट में डाले अपने माथे पर बिखरे हुए बालों और दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ वो छत पर ही टहल रहा था जब उसे आंगन में गुलाबी रंग का लहराता हुआ चुन्नी दिखाई दिया। उसे पता था कि वो कौन हो सकती है, उसके अलावा हो ही कौन सकता है। बहुत आकांक्षाओं से उसे देखते हुए वो जैसे सारे दिन की थकान मिटा रहा था। मैडम ने बाहर आकर चंद एक चीज़ों को समेटा। पीठ पर बिखरे हुए बाल उड़ उड़ कर उसे डिस्टर्ब कर रहे थे, जिन्हें क्लच में बांधने के बावजूद वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आई और चुन्नी हवा में लहराती हुई अच्छी लग रही थी। बल्ब की मध्यम सी रोशनी में वो पीठ फेरे खड़ी थी जब अचानक किसी चीज़ को उठाकर वो मुड़ी और एक बार फिर उसके होंठों की मुस्कुराहट सिमट कर रह गई। वो उसका चेहरा नहीं देख रहा था बल्कि उसके हाथ पर बंधी हुई पट्टी को देख रहा था जो दूर से भी साफ नज़र आ रही थी। वो क्या था? उसके हथेली पर बंधी हुई सफ़ेद रंग की पट्टी। और एक आवाज़ उसके दिमाग में घूमने लगी, शुक्र है चेहरा बच गया, बस हाथ पर थोड़ा सा ज़ख्म आया है। मीरा कब की वहाँ से चीज़ें समेटकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन वो वहीं खड़ा था, बिल्कुल साकित, बेयकीन होकर अपने होंठों पर हाथ रखे वो पलटा। पिछले 3 महीनों से वो उस कॉलेज में पढ़ा रहा था और 3 महीनों में उसने एक बार भी उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था। वो बहुत आत्मविश्वास से बात किया करती थी, जबकि उसके मुकाबले में मीरा ज़रा घबराहट और लड़खड़ाहट का शिकार होकर बात करती थी। या फिर ये वजह थी कि वो कभी मीरा से इतनी बात नहीं कर पाया। वो लड़की हमेशा घूंघट में मौजूद होती। उसके सारे कागज़ों में उसका नाम अनन्या वर्मा लिखा था। तो फिर कैसे संभव था कि ये सब? अगली सुबह बिल्कुल ही अलग थी। वो फ्रेश होकर आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था जब कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने गर्दन मोड़ कर देखा। मीरा अंदर दाखिल हुई। सबसे पहले उसकी नज़र उसके हाथों पर गई, लेकिन अजीब था। अंगूठे के करीब हड्डी थोड़ी सी लाल थी और उस पर थोड़ा सा मलहम लगा हुआ था, लेकिन कोई साफ कपड़ा या पट्टी नहीं बांध रखी थी उसने। प्रणाम करते हुए नज़रें झुकाकर करीब से गुजरने लगी थी कि आरव ने कमर से थामकर उसे अपने करीब कर लिया। वो उसके दिलकश और साफ चेहरे को बहुत आकर्षण से देख रहा था। क्या बात है मैडम, मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही हैं। नो लिफ्ट का बोर्ड। वो दिलकशी से उसके करीब झुकते हुए मुस्कुरा रहा था और मीरा के चेहरे की रंगत लम्हे भर में आने वाले डर से बिल्कुल उड़ी। चाची जी का खौफ हमेशा से ही उसके सर पर मुसल्लत रहा था। आज तक वो कभी भी इस शख्स के करीब नहीं आ पाई थी, सिर्फ़ और सिर्फ सुमित्रा देवी के खौफ से। रिलैक्स, यू आर माई वाइफ, वो जैसे उसे याद दिलवा रहा था और मीरा के चेहरे की रंगत बेइख्तियार लाल हो गई। अब हाथों को पकड़ते हुए वो उसके हाथ की सुर्खी देख रहा था। क्या हुआ तुम्हारे हाथ पर? इस बार उसके चेहरे पर संजीदगी आ गई। वो मीरा की आंखों में देख रहा था और नासमझी से उसने अपने हाथ को देखा और फिर सर उठाकर उस शख्स को, ये अब नज़र आ रहा है आपको? ये तो पिछले 2 दिनों से है। बिल्कुल नॉर्मल से लहजे में वो यूँ बात कर रही थी जैसे उसे भनक ही ना हो कि वो किस लिए पूछ रहा है, जबकि वो उसके चेहरे के बदलते हुए तासुरात का जायज़ा ले रहा था। मैं पूछ रहा हूँ कि ये तुम्हें हुआ क्या है? आज से 2 दिन पहले ये हरगिज़ भी तुम्हारे हाथ पर नहीं था। वो बात कर रहा था और सामने खड़ी मीरा पुरसुकून होकर मुस्कुरा दी। आपने शायद नोट नहीं किया होगा, ये बाबा को व्हीलचेयर से उठाते हुए गिर गई थी मैं, और बेचारे बाबा भी मेरे साथ ही गिर गए। एक तो आप हमारे घर तक पूछने के लिए नहीं आए और दूसरा आरोप झाड़ रहे हैं। वो बहुत इत्मीनान से उसे कहती जा रही थी और वो साकित खड़ा रहा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा संभव कैसे था? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? उसे कमर से थाम कर अपने करीब करते हुए वो दिलकशी से उसकी ट्रांसपेरेंट गर्दन पर झुका। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो अपना एक निशान छोड़ देना चाहता था ताकि अगली बार जब उस लड़की से मुलाकात हो तो ये निशान देखकर उसे पहचान ले, कुछ ऐसा जो आसानी से मिट ना पाए। उसकी बेहद करीबी पर मीरा की धड़कनें तेज़ हो जा रही थीं।
वो बमुश्किल अपनी लरसती हुई पलकों को संभाल कर अपने चेहरे की लालो सफ़ेद रंगत के साथ मुस्कुराती हुई मुकाबिल के दिल में उतरती जा रही थी। लेकिन उस वक्त प्रेम से ज़्यादा उसके दिमाग में बढ़ती हुई उलझनों का शोर था। उसने नरमी से झुकते हुए अपने होंठ उसकी गर्दन के एक कोने पर रख दिए। कांपती हुई मीरा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। दो दिल धड़क रहे थे एक ही ताल पर, और उसकी गर्दन पर झुका हुआ शख्स नरमी से उसे अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी देर के बाद वो जब उठा तो उसकी होंठों के नीचे एक हल्का सा लाल निशान बन गया था, और ये निशान अब निशानी थी उस लड़की की जानिब से, जिसे देखकर वो सिर्फ अपनी उलझन कम करना चाहता था। पहली बार उसके बेहद करीब आते हुए वो अपनी शिद्दतों से उसे पीना सिखा रहा था, और वो गुलाबी सी लड़की उसके प्रेम में लिपट कर और महकती जा रही थी। उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब करते हुए उसके माथे पर अपने होंठ रखकर वो निहायत इत्मीनान से उसे देखता रहा, जब तक कि मीरा ने अपने नाजुक से वजूद को उसकी ज़ात से अलग नहीं किया, और फिर वो भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। जब तक वो उसके सामने रही, उसने अपनी गर्दन पर बने हुए निशान को अपनी चुन्नी से छुपाए रखा। एक बार भी उसने सर उठाकर मुकाबिल की आंखों में नहीं देखा, और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि उसकी आंखों में देख पाती। उस रोज़ भी वो मामूल के मुताबिक क्लास में एंटर हुआ। सबसे पहले उसके दिमाग में यही बात थी, उसे किसी भी तरह से उस लड़की के कंधे के करीब बने हुए लाल निशान को देखना था, किसी भी तरह से, चाहे ये गैर इखलाकी हरकत ही हो, लेकिन फिर भी वो अपने अंदर की उलझन को कम करना चाहता था। आखिर सब कुछ हो क्या रहा था? आई एम सॉरी अनन्या, मुझे पता नहीं था कि आपकी तबीयत पहले से ख़राब थी। पेशावराना मुस्कुराहट को होंठों पर सजाकर वो अनन्या को नरम निगाहों से देख रहा था। वही सुनहरी आंखें और लंबी पलकें उसके सामने मुसलसल सर झुकाए खड़ी थी। आप मेरी बात सुन रही हैं ना? उसने दोबारा पुकारा। जी सर, कोई बात नहीं, वो बमुश्किल कह गई। वो जिस तरह गहरी नज़रों से उसे देख रहा था, उसकी भटकती हुई निगाहें जिस तरह बार बार उसके हाथ पर जा रही थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसका तफ्तीश करता हुआ अंदाज कुछ ऐसा था कि उस लड़की का घबरा जाना लाजमी था। क्या बात है, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? उसने दोबारा उसे देखते हुए कह दिया। और इस बार अनन्या ने उसी आत्मविश्वास से सर उठाया जो आत्मविश्वास उसकी शख्सियत का खासा था। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं घबरा रही, बड़े मजबूत लहजे में कहकर उसने कुछ देर के लिए मुकाबिल को देखा, जिसके चेहरे पर वही नरम मुस्कुराहट थी। आप माइंड ना कीजिए तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बाकी सब लड़कियाँ बिना घूंघट के आती हैं, तो आप घूंघट का तकल्लुफ़ क्यों करती हैं? और फिर ये पर्दा, हालांकि क्लास में ज़्यादातर लड़कियाँ ही हैं। वो इस बार बड़ी बारीक बीनी से नोट कर रहा था। वो लड़की क्लास की बाकी लड़कियों से उम्र और बनावट में थोड़ी सी बड़ी थी। इंतहा की बुद्धि थी उसमें, और सबसे बड़ी बात कि उसका लहजा कमाल था, बहुत आत्मविश्वास भरा लहजा और पक्का मिजाज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मैं शुरू से ही पर्दा करती हूँ और ये सब लोग जानते हैं। अपने हाथों को आपस में एक दूसरे में बांधते हुए उसने मजबूत लहजे में कह दिया, और मुकाबिल को एक बार फिर चौंक कर रुकना पड़ा। वो अब उसके हाथों के नज़ारे से बढ़े हुए नाखूनों को देख रहा था। वैसे काफ़ी शौक मिजाज लगती हैं आप। अगर आप घूंघट हटा भी दें तो कोई मसला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई आपको देखने के लिए आता है। न चाहते हुए भी वो थोड़ा कड़वा हो गया, जबकि अनन्या ने इस बार मज़ीद आत्मविश्वास से जवाब दिया। सर, क्लास में सिर्फ मैं घूंघट पहन कर आती हूँ, लेकिन कॉलेज में ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं जो पर्दा करके आती हैं, तो आपको सिर्फ मेरे पर्दे से क्यों मसला हो रहा है? हालांकि ये कॉलेज का नियम के ख़िलाफ़ भी नहीं है। वो बिल्कुल ठीक बात कर रही थी, लेकिन मुकाबिल की नज़रें बार बार भटक कर उसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थीं। न जाने क्यों उसके करीब खड़े होकर भी वो कुछ ऐसा महसूस कर रहा था जो उसे मीरा के आसपास आते हुए महसूस होता। कुछ तो था जो बहुत बेयकीन कर देने वाला था। आप अपनी ज़ुबान को संभाल कर बात किया करें, ये सिर्फ़ एक आम सी बात है, उसने कह दिया, जबकि अनन्या भड़क उठी। ये कोई आम सी बात नहीं है, आप एक स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं।
आप उसके पर्दे पर बात कर रहे हैं और आपको लगता है ये आम सी बात है। इस बार वो ज़रा सा ऊंची बोली। तमाम स्टूडेंट्स उसकी तरफ मतवज्जे हुए थे। वो लाल काटदार नज़रों से अनन्या को देखता रहा और फिर पलट गया, जबकि अनन्या देर तक उसकी पीठ को घूरती रही। उन दोनों के दरमियान बढ़ती हुई ये अनबन किसी संजीदा मसले को जन्म देने वाली थी। उस दिन वो शदीद गुस्से में था। इतने गुस्से में वो पहले कभी नहीं आया था। सारा दिन वो डिस्टर्ब होकर अपने कमरे में ही रहा और शाम के करीब बाहर निकला जब उसे सीढ़ियाँ उतरती हुई मीरा दिखाई दी। उसे चंद कदमों के फासले पर कमरे के अंदर जाती हुई रिया को नज़रअंदाज करके उसने सख्ती से मीरा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए छत पर लेकर गया। उसके हाथ पर वही लाल निशान था, पट्टी नहीं थी, जबकि अनन्या के उसी हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। अनन्या के हाथों के नाखून थोड़े से बड़े थे, जबकि मीरा के बिल्कुल भी नहीं थे। हाँ, मगर हाथों की रंगत और उंगलियों में कोई भी फ़र्क नहीं था। क्या तुम मुझे पागल बना रही हो या फिर मुझे पागल समझती हो? बड़ी सख्ती से घबराते हुए वो उसे ठहर जाने पर मजबूर कर गया, जबकि मीरा ने नरमी से बाजू छुड़वाकर सर उठाकर उसे देखा था। क्या हो गया है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो हर बार ही उसके गुस्से पर सहम जाया करती थी और मुकाबिल ने सख्ती से उसका चेहरा दबोचते हुए उसे अपने करीब खींच लिया था। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम कहाँ आती जाती हो? क्या तुम ये समझती हो कि मुझे पता नहीं है? उसकी आवाज़ थोड़ी सी बुलंद होती जा रही थी। अगर रंगत को साइड पर रख दिया जाए तो उन काली आंखों और सुनहरी आंखों में कोई भी फ़र्क नहीं था। वही उठती और गिरती हुई पलकें जो उसके दिमाग पर सवार होकर उसके लिए मुसीबत का बायस बन चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? इस बार उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू घूमने लगे। आज से पहले उसने कभी भी आरव को इतने गुस्से में नहीं देखा था। आम तौर पर अगर वो गुस्से में होता भी तो मीरा से इस तरह बात नहीं किया करता था जिस तरह वो अब कर रहा था। मीरा, तुम जानती भी नहीं हो कि अगर मैंने सच्चाई को जान लिया तो तुम्हारे साथ क्या करूँगा। उसका लहजा अब इंतहा से ज़्यादा सख्त हो चुका था। मीरा फूट फूट कर रोने लगी, जबकि उसे यूँ रोता हुआ देखकर वो तड़प कर उसके दोनों हाथों को थाम गया। आई एम सॉरी मीरा। दरअसल मुझे गुस्सा किसी और बात का था। वो नहीं जानता था कि आखिर उसे क्या हो रहा था, वो क्यों इतना मिसबिहेव कर रहा था इस कांच सी लड़की के साथ जो हर एक के कड़वे लहजे की आदी हो चुकी है। आपको ये लगता है कि मेरा कहीं आना जाना है? आपको मेरी ज़ात पर यकीन नहीं है तो आइए, माँ से पूछ लीजिए। वो तो सारा दिन घर रहती है, मैं उनके पास रहती हूँ। और वो उनसे क्या पूछता? उनसे एक बार नहीं, वो बार बार पूछ चुका था और हर बार ही वो उसे मीरा की रूटीन के बारे में बता देती। इतनी इत्मीनान के साथ खामोशी के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि उसने 2-3 बार ढके छुपे लफ्ज़ों में इस बात का जिक्र भी किया कि मीरा का कहीं आना जाना तो नहीं, लेकिन वो सिरे से इनकार करते हुए कह देती कि वो कुछ नहीं जानती। हाल बता मीरा दिन का ज़्यादातर वक्त उनके साथ गुजारती है। उस वक्त वो उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामे हुए था। उसकी आंखों से टूटकर गिरते हुए आंसू पर बारी बारी होंठ रखता। वो उसकी धड़कनों को बढ़ा गया। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। वो वही आरव था, उसका अपना आरव। गुस्से से बोल तो सकता था, लेकिन उसे तकलीफ़ देने का तसव्वुर भी वबाले जान था। ज़िंदगी में कभी कुछ भी हो जाए मीरा, लेकिन मुझसे कभी कुछ मत छुपाना। तुम जानती हो ना मुझे झूठ से कितनी नफ़रत है। आरिफ की तपिश देती हुई सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। इससे पहले कि वो अपनी लरसती हुए होंठों से कुछ कहती, पीछे से आने वाली चाची जी की आवाज़ पर वो उछलकर आरिफ से दूर हटी। उसे इतना खौफ महसूस हुआ, आज तक वो कभी किसी और से इतना खौफज़दा नहीं हुई थी। ये यहाँ क्या हो रहा है? आरिफ भी अच्छा खासा गड़बड़ा गया। कुछ नहीं माँ, मैं बस मीरा से बात कर रहा था। अपने गड़बड़ाते हुए लहजे पर काबू पाकर उसने बात को संभालना चाहा, लेकिन चाची जी की काटदार नज़रें मीरा के चेहरे पर जमी हुई थीं। इतना ध्यान अगर काम पर दिया होता तो नीचे सब्ज़ी जलकर कोयला ना होती। लेकिन चाची जी, मैं तो चूल्हा बंद करके आई थी।
अभी तक उसकी सफाई मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि चाची जी की नज़रों के असर से होठों को दांतों में दबाकर वो वहाँ से भागती हुई चली गई, जबकि सुमित्रा देवी ने तेज़ नज़रों से अपने बेटे को घूरा। घर में जवान बहन रहती है और मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की। वो हमेशा से ही सख्त रहीं और अब भला उन्हें कैसे बर्दाश्त था कि उनका जवान बेटा उनके हाथों से निकलकर बहू के हाथ में चला जाता। ईश्वर का वास्ता है माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था कि घर की जवान बेटी पर बुरा असर पड़ता। बात को बढ़ाया न करें। ज़रा सा तेज़ लहजे में कहते हुए वो उनके करीब से गुज़र गया और सुमित्रा देवी देर तक पलटकर उसे देखती रहीं। कुछ था जो अजीब था, कुछ ऐसा जिस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी था। जो चाल वो पहले बुन चुकी थी, उस चाल को मुकम्मल करने का वक्त आ चुका था। अब उन्हें सिर्फ आखिरी तीर फेंकना था जो निशाने पर लगता और हर तरह से जीत उनका मुकद्दर बनती। अगले दिन उसके जाते ही कॉलेज में एक हंगामा आ चुका था। रामेश्वर जी कॉलेज में प्रशासन के सामने मौजूद थे और बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि प्रोफेसर आरव को कोई हक नहीं कि उनकी बेटी के साथ गैर ज़रूरी सवाल करे। यह ना जाने उसने अपने पिता को क्या बताया था कि प्रोफेसर आरव ने पर्दे के हवाले से उनकी बेटी से गैर ज़रूरी सवाल किए हैं और इस बात का बतंगड़ बनाकर वो प्रिंसिपल के सामने थे। अपने हाथ से अपने माथे को छूते हुए वो शदीद बेजार हुआ। यह अनन्या नाम की लड़की ना जाने कब उसकी जान छोड़ेगी। वो अपने लिए खुद मुश्किलें पैदा कर रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं की, वो बस एक आम सी बात थी। स्टॉप इट मिस्टर आरव, हम इस हवाले से पहले भी आपको वार्न कर चुके हैं। इतने लोगों के सामने ऐसी बात सुनकर ही एक अजीब सी तज़लील उसकी रग रग में फैल गई। उसे इस अनन्या नाम की लड़की से बेतहाशा नफ़रत महसूस हो रही थी। खामखा उसकी शक्ल मीरा से मिलती है, इस वजह से उसे सर पर चढ़ाकर वो अपने लिए और अपने चरित्र के लिए विभिन्न सवाल पैदा करने का बायस बन गया, जो उसकी रेपुटेशन को बुरी तरह ख़राब कर रहे थे। आई एम सॉरी सर, अगर आप कहेंगी तो मैं अनन्या से भी माफ़ी मांग लूँगा। उसे इस वक्त इस नौकरी की अशद ज़रूरत थी। उसे छोड़कर वो कहीं भी नहीं जा सकता था। सो सर झुकाते हुए माफ़ी मांग ली, लेकिन आशवानी शर्मा बुरी तरह भड़क उठी। इस बार आपकी सॉरी को कबूल नहीं किया जाएगा। आपको आर्थिक तौर पर 1 महीने के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। अगर इसके बाद भी आपने अपनी हरकतें ना छोड़ी तो फिर आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। उसने दोबारा कुछ कहने के लिए होंठ खोले थे, लेकिन इज़्ज़त नफ्स की बात थी। खामोशी इख्तियार करते हुए वो वहाँ से चला गया। पूरा रास्ता उसके दिमाग में अजीब से सवाल घूमते रहे। चेहरे की रंगत लाल थी और आंखों में भी लावा उबल रहा था। उसे इस बात की फ़िक्र नहीं थी कि 1 महीने के लिए उसे कॉलेज से निकाल दिया गया, बल्कि इस बात की फ़िक्र थी कि वो शहर में अच्छी खासी इज़्ज़त रखता था। उसके अपने घर बहन थी, पत्नी थी, और ऐसे में किसी और लड़की के साथ बेबुनियाद आरोपों की दोहराते हुए उसे सस्पेंड कर दिया गया। ये बात उसके लिए शदीद अपमान का दर्जा रखती थी। उसने सोच लिया अब वो दोबारा उस कॉलेज में झांक भी नहीं देखेगा। हरगिज़ नहीं, चाहे जितनी भी मजबूरी बन जाए। सिर्फ 2 घंटों के बाद वो दोबारा अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। गाड़ी पार्क करते हुए वो मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ। मामूल से हटकर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। पहली बार उसे यूँ लगा जैसे सुमित्रा देवी उसे देखकर गड़बड़ा गई। उनके चेहरे की रंगत थोड़ी फीकी थी। क्या हुआ माँ, आप इस तरह मुझे क्यों देख रही हैं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, पहले तो तुम अपने वक्त पर आते हो ना, इसलिए। उन्होंने फ़ौरन बात को संभाल लिया। मीरा से कहीं मेरे लिए चाय बनाकर कमरे में भिजवा दे, उसने कहते हुए जानबूझकर रसोई की तरफ देखा। वो आम तौर पर दिन में उनके घर रहा करती थी, उनके सारे कामकाज किया करती थी, लेकिन इस वक्त घर के सारे काम मुकम्मल थे, लेकिन वो नहीं थी। मीरा तो अपने घर गई है, मैं तुम्हारे लिए बना कर लाती हूँ। उन्होंने बात को नज़रअंदाज कर दिया। वो अपने कमरे में चला गया। जल्द से जल्द उसका इरादा था कि वो विदाई करवा लेगा, लेकिन अब एक बार फिर नौकरी से हाथ धोने पड़े तो शायद ही विदाई के चांसेस बचे हों। वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में था कि अगले 2 दिनों के लिए वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला
और हैरत अंगेज़ बात ये थी कि मीरा भी उसके कमरे में नहीं आई, ना उसका हाल चाल लेने के लिए। और उसे यही लगा शायद उस रोज़ छत पर चाची जी के देखने की वजह से वो थोड़ी घरभरा गई थी। उस दिन वो अपने कमरे से बाहर निकला। मीरा उनके घर मौजूद नहीं थी। उसने अपनी माँ से पूछा तो वही जवाब आया, अपने घर होगी। और उससे हैरत हुई, आप तो कहती थीं कि वो सारा दिन हमारे घर में रहती है। उसने आखिर में पूछ ही लिया, रहती थी, लेकिन अब तुम्हारे चाचा जी की तबीयत ख़राब है। और उन्होंने एक बार फिर बात को बदल दिया। उस दिन बिना सुमित्रा देवी को बताए वो चुपचाप छत से मिली छत पर गया और वहाँ से सीढ़ियाँ उतरकर सीधा चाचा जी के घर चला गया। बिज़ीनेस इतनी बढ़ गई थी कि आज कितने दिनों के बाद वो जा चुका था खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। मीरा के साथ कुछ वक्त गुजार कर उसे बताना चाहता था कि नौकरी हाथ से निकल गई, लेकिन वो नहीं जानता था कि यहाँ एक ऐसा खुलासा उसका इंतज़ार कर रहा होगा जिसे देखने के बाद वो साकित रह जाएगा। एक ऐसी बेयकीन कर देने वाली बात जिसका उसने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। चाची रसोई से बाहर निकलती हुई दिखाई दी और उसे देखकर चौंक कर रह गईं। अरे बेटा तुम। उनके चेहरे पर एक खुशगवार हैरत थी। उनकी आंखें मामूल के मुताबिक उसे देखकर चमक उठीं और उसने आगे बढ़कर चाची के चरण छू लिए। चाचा जी कैसे हैं? अपने कमरे में हैं, आराम कर रहे हैं। उन्होंने फ़ौरन ही उसे कमरे की तरफ इशारा करते हुए बताया। और मीरा? उसने बिना किसी झिझक के पूछा था। बात में नुक्स निकालने वाली और हर बात को अहंकार का मसला बना लेने वाली मीरा। आरफ तुम मजाक कर रहे हो? वो हैरान और परेशान खड़ी रह गई। क्या मतलब है चाची जी? मैं आपसे मीरा के बारे में पूछ रहा हूँ। उसके चेहरे के तासुरात अजीब हो गए। वही तो, इस वक्त नौकरी पर जाती है, तुम्हें पता तो है। और वो बेयकीन खड़ा रह गया। यानी उसकी पत्नी नौकरी कर रही थी और उसे पता ही नहीं था? कैसी नौकरी? मुझे तो नहीं पता। उसे हैरत हुई। लेकिन मीरा तो कह रही थी कि ये नौकरी लगवाने में तुमने उसकी मदद की है। और वो वहीं चुपचाप खड़ा रह गया। ये आखिर हो क्या रहा था? आखिर कौन सी ऐसी पहेली थी जिसकी गुत्थियाँ उलझती जा रही थीं? उसकी माँ कहती थी कि मीरा सारा दिन उनके घर रहती है। चाची कहती थी मीरा नौकरी करती है और कॉलेज में मीरा जैसी लड़की को देखकर उसे मीरा का गुमान होता। कुछ कागज़ों को ढूंढने के बहाने वो मीरा के कमरे की तरफ गया। वो एक बार हर चीज़ को खंगाल कर देखना चाहता था। बचपन से ही यह बात उसके दिमाग पर पहरा बिठाए हुए थी कि मीरा सिर्फ उसकी है। वो दोनों एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाते। और आज अगर वो कुछ छुपा रही थी तो उस बात की तह तक पहुंचना चाहता था। उसने हर चीज़ खंगाल ली। उसे कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं। सब कुछ वही था जो उसने पहले देख रखा था। उकताते हुए वो कमरे से बाहर निकलने लगा जब उसके एक कोने में गिरे हुए चंद कागज़ों को देखा और फिर आगे बढ़ते हुए उन्हें उठा लिया। यूँ लग रहा था जैसे उन कागज़ों को परेशानी में हाथ से मरोड़ते हुए उस कोने में फेंक दिया है, या जैसे भी। लेकिन वो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता खोलता जा रहा था और वही साकित होता जा रहा था। उसने आज तक नहीं सोचा था कि सत्य ये भी हो सकता है। थप्पड़ की शदीद आवाज़ हॉल में गूंज उठी और मीरा बेख्तियार 2 कदम उछलकर दूर हुई। ज़िंदगी में पहली बार आरव त्रिपाठी ने मीरा पर हाथ उठाया था। ज़िंदगी में पहली बार वो उसकी सख्त लहजे का सामना कर रही थी। बेयकीनी से उसने गर्दन मोड़ कर देखा। तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे झूठ बोलो, मुझसे फ्रॉड करो? उसका चेहरा देखते हुए वो कहता चला गया, जबकि सुमित्रा देवी चंद कदमों के फासले पर खड़ी थी। रामेश्वर जी और उनकी पत्नी भी उसे घर में मौजूद हैरत और बेयकीनी से ये सारा कारनामा देख रहे थे। 2 दिनों तक लगातार वो इसी स्थिति को देखता रहा। फिर एक दिन जब मीरा उस घर से निकलने लगी तो उसने चुपके से अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा दी। वो जहाँ जहाँ गई वो सारी जगहों को नोट करता चला गया। आखिरकार उसी हुलिये में उसे उस कॉलेज के सामने उतरते हुए देखकर उसका खून खोल उठा। वही बात जिससे उसने मना किया था, धोखा, फरेब। मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ मैंने ये बहुत मजबूरी में किया है और चाची जी जानती हैं इस बारे में। फूट फूट कर रोते हुए वो इकरार कर रही थी और उसने गर्दन मोड़कर अपनी माँ को देखा। अरे खबीस लड़की, अभी भी झूठ बोल रही है। न जाने किसके साथ बाहर चक्कर चलाकर मेरे बेटे को बेवकूफ़ बना रही हो।
सुमित्रा देवी भला इतनी आसानी से जाने दे सकती थी? हरगिज़ नहीं। और उन्हें इस तरह पासा पलटते हुए देखकर उसे लगा जैसे उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई हो। चाची जी आप? वो बेयकीन खड़ी रही। वो झूठ बोल रही है। उन्होंने ही मुझे भेजा था वहाँ नौकरी करने के लिए, क्योंकि वो उनकी किसी रिश्तेदार के जानने वाले हैं, और वहाँ मेरी मुलाकात अनन्या से हुई। बुरी तरह रोते हुए वो सारी हकीकत बताती जा रही थी। और उस रोज़ वो गिरने के से अंदाज में सोफ़े पर जा लेटा। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। उस लड़की की मौजूदगी से ही वो अंदाज़ा लगा सकता था कि कुछ है जो उसके दिल के बिल्कुल करीब है। उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। हालांकि आज तक उसे अजनबियों से इतना बेतकल्लुफ़ होने का मौका नहीं मिला, और अगर मौका मिलता भी तो वह कभी उस पर अमल नहीं करता। उस रोज़ जो उस पर खुलासा हुआ वो बहुत दिल दहला देने वाला था। सुमित्रा देवी ने यह रिश्ता पक्का होने के बाद ही उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो हर हाल में अपने माता पिता के घर का बंदोबस्त करे। कुछ देर तो वो चुपचाप उनके ताने मीने सुनती रही, जो कि अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद सुमित्रा देवी ने उस पर अपने घर का राशन पानी बंद कर दिया, और ये भी धमकी दी कि अगर वो साथ नहीं देगी तो फिर वो अपने बेटे से कहकर उसके साथ रिश्ता तोड़वा देंगी। तलाक का दाग लेकर वो कहाँ फिरती रहेगी। इस डर से उसे ये सब करना पड़ा। सुमित्रा देवी ने खुद उसके लिए ये सब अरेंज किया था। जब तक वो उनके बताए काम पर गई वो नहीं जानती थी कि उसे कौन सा काम करना है। लेकिन उनकी बेटी से पहली बार मुलाकात करने के बाद उससे मालूम हुआ कि दरअसल उसे यहाँ किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अनन्या के लिए ये सब आसान काम था। वो पहले भी घूंघट और पर्दे में जाया करती थी, और उसकी और मीरा की उम्र एक जितनी थी। उसने पर्दे का सहारा लेकर मीरा को भेजना शुरू कर दिया। शुरू से ही उसका बाप इतना सख्त था कि आज तक उसने कोई दोस्त ही नहीं बनाने दी थी। इसीलिए कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके इतना करीब आकर उसे पहचान लेता। और बाकी जो बातें बारीक बीनी से सिखाई गई थीं वो अनन्या ने उसे मुकम्मल तौर पर समझा दी। उसकी आंखों का कलर चेंज करने के लिए लेंसेज लगा दिए जाते। अनन्या टोटली डिफरेंट लड़की थी। उसके सुनहरे बाल और सुनहरी आंखें थी, हाथों के बड़े हुए नाखून थे, और ऐसे ही हुलिया बनाकर वो उसे कॉलेज भेजी। ये सब कुछ उसी तरह ठीक चल रहा था जब तक कि ये सब कुछ आरव की नज़र में नहीं आया था, और वो बेयकीन खड़ा रह गया। यानी जो कुछ उसने सोचा था वो गलत नहीं था, जो कुछ वो महसूस करता था वो बिल्कुल ठीक था। एकदम से अनन्या का पढ़ाई में इतना लायक हो जाना। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो पहले पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, अच्छी थी लेकिन इस हद तक अच्छी नहीं थी। उसे किसी भी बात का दुख नहीं था। उसे अगर दुख था तो सिर्फ इस बात का कि इस लड़की ने एक बार भी इस पर यकीन नहीं किया। क्या उसकी माँ ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि वो इतना बड़ा कदम उठाने लगी? बकौल सुमित्रा देवी उसे यहाँ रहने के लिए, अपने माता पिता की सेवा करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। अब वो अपने बेटे की जेब से तो सारी ज़िंदगी हल्की नहीं करवा सकती थी, इसलिए उन्होंने उसे इस हद तक मजबूर कर दिया। लेकिन आरव ने उससे बातचीत मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। अगले दिन वो मुकम्मल सबूतों के साथ कॉलेज गया। उसने अश्वानी शर्मा के सामने सारी स्थिति रखी और वो खुद भी साकित रह गई। उसके साथ मीरा भी थी जिसने इस बात की गवाही दी। अनन्या को फ़ौरन कॉलेज से निकाल दिया गया। न सिर्फ निकाला बल्कि उसके बाप को बुलाकर भी ये सारी बात उसके सामने खोल कर रख दी गई। ये केस एक अजीब तरह से केस था, लेकिन ये सत्य था। सिर्फ वो जानता था कि उसने मीरा को कितनी मुश्किल से बचाया है। धोखेधारी के केस में वो भी जेल की हवा खा सकती थी, लेकिन बहुत से दोस्तों की मदद और मिन्नत समाजत के बाद उसने मीरा को बचा लिया। लेकिन वो मुकम्मल तौर पर उससे नाराज़ था, ना सिर्फ मीरा से बल्कि अपनी माँ से भी। उसकी माँ कैसे उसकी पत्नी को इस्तेमाल करने के बाद आखिरी वक्त में बाजी पलट कर दूर हो गई। अगर उस वक्त वो गुस्से में कोई ऐसा वैसा कदम उठा लेता जो उनके रिश्ते पर आंच लाने का सबब बनता, तो अगर वो वहीं खामोश हो जाता तो अगली बार बड़ी साजिश होती, और उस बड़ी साजिश का शिकार होकर वो मीरा से अपने रिश्ते को कमज़ोर कर लेता। इसलिए उसे इस बार इस साजिश को ख़त्म करना था। चाचा जी से कहें कि विदाई की तैयारी करें। मुझे ना ही कोई दहेज चाहिए, ना ही कोई एक्स्ट्रा खर्चा।
बस चंद एक लोगों को बुलाकर मैं मीरा की विदाई करवा कर लाना चाहता हूँ। उसने खुद अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लिया था। सुमित्रा देवी ने कुछ चूं चरां की, लेकिन उसके सामने खामोशी इख्तियार करना पड़ी, क्योंकि आजकल अगर वो उसकी बात ना मानती तो वो अपने बेटे को मज़ीद खुद से बदगुमान कर देती। कैसे सोचा था उन्होंने कि इस लड़की को इस्तेमाल करेंगी और इस्तेमाल करने के बाद उसे आरफ की ज़िंदगी से ही निकाल देंगी। कुछ लोग जो नफ़रत बनाकर अपने लिए और हमारे लिए उलझनें पैदा करते हैं, हालांकि उनसे हमारा रिश्ता बिल्कुल बेज़रर होता है। वो चाची जी के लिए मददगार साबित होती थी। ऐसा नहीं था कि वो उनके लिए परेशानी का बाइस थी या उनके बेटे के लिए अच्छा इंतखाब नहीं थी। बिलाशुबा वो बहुत अच्छी लड़की थी और इस बात को आरफ भी तस्लीम करता था, लेकिन वो उससे नाराज़ था। न जाने कितनी बार वो उसके कमरे में आई, मिन्नतें की, मैसेजेस, कॉल्स, लेकिन आरफ की जानिब से मुकम्मल खामोशी थी। वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। चाची जी के साथ जाकर उसने कुछ शॉपिंग की और कुछ अपनी माँ के साथ। घर के जितने भी खर्चे थे उन्हीं में ये बजट बना और उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए वो इस पर काम करना चाहता था। लोगों की शाबाशी लेने से बेहतर था कि धर्म के बताए हुए आदेशों के मुताबिक वो अपने पाँव चादर देकर ही फैलाए। मेहंदी का छोटा सा फंक्शन था, एक कंबाइंड फंक्शन। कौशल्या देवी और नरेश जी बेहद खुश थे। उनकी बेटी को उसका पसंदीदा व्यक्ति मिलने जा रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जो उनके लिए उनके बेटों से बढ़कर था, और अपनी इकलौती बेटी का हाथ उस व्यक्ति के हाथों में थमाकर वो अपने कर्तव्य से मुक्त होना चाहते थे। मीरा ने न जाने कितनी बार गर्दन मोड़ते हुए उसका सपाट चेहरा देखा। वो बिल्कुल संजीदा बना हुआ था, हालांकि मीरा बेतहाशा हसीन लग रही थी, जिसकी मासूमियत ने उसके रूप में 4 चांद लगा दिए थे। लेकिन फिर भी ये रूप और मासूमियत दोनों ही उसके दूल्हे को आकर्षित नहीं कर पाए, और ज़िंदगी में पहली बार किया गया श्रृंगार उसे बहुत कम कीमत लगा। उसका दिल धड़क रहा था। क्या हो अगर वो व्यक्ति उसे करीब ना आने दे, उसे कभी माफ़ ना करे। और उसी पोशाक में सजते हुए उसने न जाने कितने खदशे और वसवसे पाल लिए। इंसान को हमेशा अच्छी आशा रखनी चाहिए। वो भगवान से जो भी मांगता है उसे बदले में वही दिया जाता है। अगर वो बदगुमानी दिमाग में रखते हुए अपने करीबी रिश्तों पर शक करेगा, उनके लिए अपनी ख्वाहिशों को छोड़ देगा, तो ये सरासर बेवकूफ़ी है। विदाई क्या होना था, एक घर से दूसरे घर आना। लेकिन फिर भी वो बहुत अश्कबार हुई। पिताजी के गले लगकर वो फूट फूट कर रोने लगी। चाची जी का मूड जैसा भी था, लेकिन चाची के घर में उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। आरव ने उसका हाथ पकड़ रखा था। सीढ़ियाँ चढ़ाते हुए वो एहतियात से उसे कमरे में लेकर आया और फिर साक्षी के साथ मिलकर उसे बेड पर बैठा दिया। भारी पोशाक को फैलाए वो दिलकश लग रही थी। अपनी नेक वसूल करने के बाद साक्षी कमरे से निकल गई। जब उसने खाने की ट्रे की तरफ इशारा किया तो मीरा ने ना में सर हिला दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मामूल के मुताबिक दबदबा रही थीं और आरव ने झुककर उसकी आंखों में देखा। आपने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया। मैंने आपसे कितनी बार सॉरी कहा है, सिर्फ आखिरी बार माफ़ कर दीजिए। मिनमिनाते हुए उसने इल्तिजा की। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा जुर्म इतना बड़ा है कि इसकी सज़ा भी बड़ी होगी? वो बात करते हुए आहिस्तगी से अपने होठों से उसके होठों को छू रहा था और मीरा का दिल गोया उछलकर हलक में धड़कने लगा। मैं जानती हूँ हमने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं आपसे प्रेम करती हूँ। वो पहली बार इकरार प्रेम कर रही थी, और वो भी रोने के दरमियान, जबकि उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू आरव के दिल पर असर कर रहे थे। अच्छा, अब रोना बंद करो, अपनी हसीन आंखों पर रहम खाओ। कमर से थामकर उसे अपने ऊपर गिराते हुए वो उसकी धड़कनों को तेज़ किए हुए था। खुशबू उन दोनों में सरायत करती जा रही थी। वो दोनों सारी दुनिया से बेपरवाह होकर एक दूसरे में समाते जा रहे थे, और वो सरगोशियों से सारे वादे मुकम्मल कर चुका था। उसे अपनी कस्मों में बांध रहा था। आज के बाद वो जो भी करेगी उसके बारे में आरव को मालूम होना चाहिए। और एक वादा उस लड़की की तरफ से भी था जो उसके बाजुओं में बिखरते हुए खुद को उसके वजूद से महतर कर रही थी। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? न जाने किस खदशे के तहत उसने दोबारा पूछ लिया, और आरव दिल खोल कर मुस्कुराया।
नहीं, और अगर रोज़ मुझ पर ऐसे ही प्रेम नुचाओगी तो नाराज़ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शरीर लहजे में मुस्कुराते हुए वो उसे खुद में समेट गया, जबकि उसके सीने पर होंठ रखती वो मुस्कुरा कर रह गई। इस घर में आने के बाद उसे मालूम हुआ था कि प्रेम क्या होता है, सुरक्षा क्या होती है। सुमित्रा देवी कभी कभार झगड़ा कर लेती, लेकिन वो मुकम्मल नज़रअंदाज किए रखती। अगर समंदर में रहना हो तो मगरमच्छ से बैर नहीं लगाया जाता। उसे उसी घर में रहना था जो उसका घर था, उसका और उस हसीन व्यक्ति का जो दिन रात सिर्फ उसे पाने के लिए डट गया, सिर्फ उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। और हर पुरुष अपनी पत्नी के लिए ही कुर्बानी देता है।